हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर का पार्ट 2। इसमें पढ़ेंगे हम जातीय विविधता एवं पारतंत्र के महत्व। ये क्या होता है? जिस समुदाय में अधिक जातियां होती हैं, पारतंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। जैसे कि देखो, एक स्थिर समुदाय की उत्पादकता में साल दर साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, यह समय समय पर आने वाली प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाला एवं विदेशी एवं एलियन जातियों के आक्रमण को रोकने वाला भी हो। जैसे कि डेविड टिलमैन ने बताया, प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों पर लंबे समय तक पारतंत्र के बारे में बताया कि भूखंडों जिन पर अधिक जातियां थीं साल दर साल कुल जैव भार में कम विभिन्नता दर्शाती हैं एंड विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। अब पढ़ेंगे, जैव विविधता केवल अच्छे पारतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि मानव जीवन को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। किस तरीके से? इस समय जब जातियां विलुप्त हो रही हैं तो प्रश्न यह है कि यदि कुछ जातियां विलुप्त हो जाएं तो इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पश्चिम घाट के पारतंत्र से वृक्षों पर पाए जाने वाले मेंढक की जाति विलुप्त हो जाए तो क्या वहां पारतंत्र की क्रियाशीलता कम होगी? यदि पृथ्वी पर 20,000 चींटी में से केवल 15,000 जातियां चींटी की रह जाएं तो क्या हमारा जीवन प्रभावित होगा? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, बट हम एक उदाहरण से समझेंगे। कौन सा उदाहरण है? रिवेट पोपर परिक्रमणा। ये क्या थी? स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकविद पॉल एहरलिख द्वारा दी गई थी। तो ये क्या थी? वायुयान पर आधारित थी, मतलब हवाई जहाज पर आधारित थी। कैसे? जैसे वायुयान एक पारतंत्र है, रिवेट मतलब जातियां हैं, इसके द्वारा वायुयान के सभी भागों को जोड़ा जाता है। रिवेट की हजारों संख्या होती है। जहाज के पंखों के रिवेट को पारतंत्र में मुख्य जातियों से तुलना की गई है। कैसे? यदि वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट ले जाए तो आरंभ में जहाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट यदि बाद में मैक्सिमम रिवेट हटा दिए जाएं तो जहाज कमजोर हो जाएगा। किस तरीके से? लेकिन साथ में यह भी आवश्यक है कि कौन सा रिवेट हटाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जहाज के पंख वाला रिवेट अधिक महत्वपूर्ण है, अंदर की सीट एवं खिड़कियों से। ठीक इसी प्रकार जातियां विलुप्त होने पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस परिकल्पना से हमने समझा है। ठीक। अब पढ़ेंगे जैव विविधता की क्षति। नई जातियां पृथ्वी की जातियों में सम्मिलित हैं, बट इनकी निरंतर हानि होती रहती है। ये हमारे ग्रह की संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है। इसका मुख्य कारण है मानव। मानव के द्वारा हानि हो रही है। ओके। मानव के द्वारा कैसे हो रहा है? प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां आने पर वहां के मूल पक्षियों की 2,000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं। आईयूसीएन की लाल सूची 2004 के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हो गई हैं, जिसमें से 338 कशेरुकी की थी, 359 अकशेरुकी थी और 87 पादप थे। और नई विलुप्त जातियां हैं जैसे मॉरिशस के डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय एवं वाले, जावा एंड कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां हैं। ओके। अब पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हुई हैं। आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातीय वर्गों के विलोपन यादृच्छिक मतलब रैंडम नहीं है। जैसे उभयचर के समूह अधिक विलुप्त हुए हैं। विश्व की 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। कुछ जातियां जैसे कि 12% पक्षी, 23% स्तनधारी एवं 31% उभयचर एवं 31% अनावृतबीजी हैं, जो अभी विलुप्त होने की कगार पर हैं। ओके। अब नेक्स्ट, जीवाश्म अभिलेखों के माध्यम से देखा कि जातियों की बड़े पैमाने पर हानि हो रही है। ऐसी हानि मानव आगमन से पहले भी हुई थी। हाँ, मानव के आगमन से पहले हुई थी। कब? लगभग 300 बिलियन मतलब 3 करोड़ वर्ष पहले, जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एवं विविध रूपेण हुआ है। पृथ्वी पर 5 बार जातियों के विलोपन की घटना हुई है। अभी जो छठा विलोपन हुआ है वह पहली 5 घटनाओं से 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र है। मतलब इस बार विलोपन की दर 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र है। इसके उत्तरदायी हमारे क्रियाकलाप है। यदि यही दर जारी रही तो 100 वर्षों में हम पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता में हानि होने से क्या होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर 1 है पादप उत्पादकता में कमी। नेक्स्ट, पर्यावरणीय समस्याओं, एग्जाम्पल है सूखा के प्रति प्रतिरोध में कमी। तीसरा है कुछ पारतंत्र की प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग
पीड़क एंड रोग चक्रों के परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। अब पढ़ेंगे जैव विविधता में क्षति के कारण क्या क्या है। मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। जैसे कौन से हैं? आवासीय क्षति मतलब विखंडन, दूसरा है अतिदोहन, तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण, चौथा है सहविलुप्तता। अब हम इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आवासीय क्षति एंड विखंडन। ये क्या होता है? यह जंतु एंड पादप के विलुप्तीकरण का मुख्य उदाहरण है। जैसे कि एग्जांपल है, एक समय वर्षा वन अमेज़न में 14% क्षेत्र में फैले थे, बट अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहा है। अमेज़न सबसे अधिक विशाल वर्षा वन है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ओके, इसमें करोड़ों जातियां हैं, बट इस वन को सोयाबीन की खेती एवं जानवरों के चारागाहों के लिए काट दिया गया है। नेक्स्ट है नंबर 2 है प्रदूषण भी इसका मुख्य उदाहरण है। कैसे? जैसे कि बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा हुआ है। जब मानव द्वारा बड़े आवासों को छोटे-छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है, तो जिन स्तनधारियों एवं पक्षियों को अधिक स्थान की आवश्यकता थी, तो वो बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे समष्टि में कमी आ गई। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे अतिदोहन। ये क्या होता है? मानव हमेशा भोजन एंड आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है, तो अतिदोहन प्रारंभ होता है। किस तरीके से प्रारंभ होता है? जैसे कि देखो, मानव द्वारा अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां विलुप्त हो गई हैं। जैसे कौन सी? एग्जाम्पल है स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर। बहुत सी जातियां जनसंख्या शिकार के कारण भी कम हो रही हैं, जैसे एग्जाम्पल समुद्री मछलियां, जिस कारण व्यवसाय का महत्व जातियां खतरे में हैं। ओके, अतिदोहन कंप्लीट। आप पढ़ेंगे विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तो उनसे कुछ आक्रामक होकर जातियां स्थानीय जातियों के विलुप्तीकरण का कारण बन जाती हैं। एग्जाम्पल है नील नदी की मछली को नाइल पर्च पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तो झील में रहने वाली बेजोड़ सिचिलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है गाजर घास, पार्थेनियम लैक्टाना, हायसिंथ जैसी जातियां आक्रामक खरपतवार जातियों से होने वाली क्षति एंड देशज जातियों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश कैलेरियसिस कैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, तो ये नदियों की मूल असलकमीन कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही थी। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे सहविलुप्तता। ओके, इसमें क्या है नंबर जब एक जाति विलुप्त होती है, तो उस पर आधारित दूसरी जातु या पादप जाति भी विलुप्त हो जाती है। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है, तो उसके विशिष्ट परजीवी का भी भविष्य वही होगा। ओके, नेक्स्ट विकसित कोई वाल्वड परागणकारी सर्वोपकारिता का है, जहां एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का भी विलोपन हो गया। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जैव विविधता संरक्षण। ओके, इसमें पहला है जैव विविधता को संरक्षित क्यों करना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट जैव विविधता को संरक्षित कैसे करना चाहिए। तो पहले पढ़ेंगे क्यों करना चाहिए। इसके स्पष्ट एवं अस्पष्ट बहुत से कारण हैं। इनकी 3 श्रेणियां हैं। कौन सी है? नंबर 1 है संकुचित संकीर्णित उपयोगी, दूसरी है व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी और तीसरी है नैतिक। पहले हम पढ़ेंगे संकुचित संकीर्णित उपयोगी। ओके, ये क्या होता है? जैसे मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से अनेक आर्थिक लाभ होते हैं, जैसे कि खाद्य, अनाज, दालें, फल आदि, ईंधन, रेशा, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद जैसे टैनिन, स्नेहक, रंजक, डाई, रेजिन, इत्र आदि एवं औषधियाँ उत्पाद, ये सब प्राप्त होती हैं। ये सब मानव को प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ओके, नेक्स्ट है विश्व में 25% से अधिक औषधियाँ पादपों से बनाई जाती हैं। 25,000 से अधिक पादप जातियाँ विश्व के लोगों द्वारा दवाइयाँ बनाने में उपयोग हो रही हैं। एंड अभी ये नहीं ज्ञात है कि कितने नए औषधीय महत्व के पादपों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में खोज शेष है। ओके, नेक्स्ट जैव संभावना से समृद्ध राष्ट्र इसका लाभ और अधिक उठा सके यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैवी अन्वेषण मतलब आर्थिक महत्व के उत्पादों, आणविक, आनुवंशिक और जाति स्तर पर किया जाए तो।
जैव इनोवेशन किया जाए किस किस आर्थिक महत्व के उत्पादों और आणविक आनुवंशिक जाति स्तर पर। ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, व्यापक रूप से उपयोगी। ये क्या होता है? प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारतंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नंबर 1, तीव्र रूप से नष्ट हो रहा अमेजन वन, जो वायुमंडल को 20% ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रदान करता है। इसका अनुमान हम अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने वाले खर्च से हम लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है परागण, जिसके बिना पौधे फल बीज नहीं दे सकते, जो परागणकारियों एग्जाम्पल मधुमक्खी, गुंज मक्षिका, पक्षी, चमगादड़ द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, प्रकृति के अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं, जैसे वर्षा वनों में घूमते समय वसंत ऋतु में खिले फूलों को देखते हैं एंड बुलबुल के गीतों का आनंद लेते हैं। ओके, ये कंप्लीट हुआ। पढ़ेंगे नैतिक। ये क्या होता है? इसका संबंध पृथ्वी पर प्रेजेंट उन लाखों प्लांट्स, एनिमल, सूक्ष्मजीव जातियों से है। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक जाति का अपना नैज मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, भले ही हमारे लिए आर्थिक मूल्य ना हो, लेकिन उनके लिए होती है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देख रेख करें एंड इस धरोहर को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखें। ओके, अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता संरक्षित कैसे करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए हो गया, अब करेंगे कैसे करनी चाहिए। जब हम संपूर्ण पारतंत्र को सुरक्षित एवं संरक्षित करते हैं, तब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर संरक्षित हो जाते हैं। जैसे कि एक बाग को सुरक्षित रखने के लिए जंगल को सुरक्षित रखना पड़ता है। इसे बोलते हैं स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण, इन सिटू कहते हैं। नेक्स्ट, जब कभी किसी जीव को विलोपन के संकट से बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तो उसे बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, मतलब एक्स सिटू। वे जीव जिनके निकट भविष्य से वन के विलुप्त होने का अधिक संकट हो, उनको। ओके, अब हम पढ़ेंगे इन सिटू एंड एक्स सिटू के बारे में डिटेल में। ओके, तो ये है स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू, और ये है बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू। अभी पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जीव एंड पादपों को उनके प्राकृतिक आवास से संरक्षित करने की विधि है। इसमें सभी जातियों के संरक्षण का साधन है। इन्होंने सुरक्षा के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट को पहचाना था। कौन से थे? ये वे क्षेत्र हैं जहाँ जाति समृद्धि बहुत अधिक होती है एंड उच्च स्थानिकता होती है। संसार में सबसे पहले 25 हॉटस्पॉट थे, बाद में 9 हॉटस्पॉट और जुड़ गए, तो अब हॉटस्पॉट की संख्या कितनी हो गई? 34, मतलब 34। 3 हॉटस्पॉट कहाँ थे? पश्चिमी घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ओके, नेक्स्ट, सभी हॉटस्पॉट मिलकर संसार के 2% से भी कम में हैं, परंतु इसमें आवासित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्षेत्र कम है लेकिन संख्या ज़्यादा है। इन हॉटस्पॉट से विलोपन दर 30% तक कम किया जा सकता है। विलोपन दर को 30% तक कम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिक अद्वितीय एंड जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों, जीवमंडल आरक्षितों के रूप में कानूनी सुरक्षा दी है। जैसे कि भारत में 14 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं एवं 448 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ओके, अब भारत में पौधों एवं वन्य जीवों की पूजा की जाती है। पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खासी एंड जयंतिया पहाड़ी, राजस्थान के अरावली, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश के सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्र हैं। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ एवं संकटोत्पन्न पादपों की अंतिम शरण स्थली है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्सेस टू। ये क्या होता है? यह वन्य जीवों एंड पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम आवास में संरक्षित करने की विधि है। इसमें संकटोत्पन्न प्लांट एंड एनिमल को अच्छी देखभाल के लिए रखा जाता है एंड सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्कों में जंतु संरक्षित रखे जाते हैं जो वनों में विलुप्त हो गए हैं। ओके,
अब संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित एवं जननक्षम स्थिति में निम्न ताप पर परीक्षण तकनीकों द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। अंडों को पात्र निषेचन इन विट्रो में किया जाता है। नेक्स्ट, पादपों का ऊतकी संवर्धन द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, व्यापारी महत्व के पौधों को विभिन्न आनुवंशिक प्रभेदों के बीच लंबे समय तक बीज बैंकों में रखा जाता है। ओके। नेक्स्ट, जैव विविधता के लिए कोई राजनैतिक सीमा नहीं है, इसका संरक्षण सभी राष्ट्रों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई जैव विविधता में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया है। ओके। नेक्स्ट, सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि वे सन 2010 तक जैव विविधता में जारी क्षति में वैश्विक, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। ओके। ये कंप्लीट हुआ बाह्य स्थानीय संरक्षण एंड ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पार्ट 1 मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। ओके।